गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो। हम आप लोगों को वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में फर्स्ट यूनिट से 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें से आपको मैं बताती हूँ। डेली ही मैं ये चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, आज भी दिखा देती हूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। 1 2 3 ये छोड़ी हुई हूँ। कपास कंप्लीट करवा दी हूँ। लीनन बता रही हूँ इस टाइम में, ठीक है। लीनन में मैंने आपको क्या बता दिया, इसका इतिहास बता दिया पूरी तरह से कि आयरलैंड में सबसे उत्तम होता है, ठीक है। मिस्र में भूमि कहते हैं, मिस्र की लैंड ऑफ लीनन कहते हैं मिस्र को। एक दो चीज़ बता दिया। और आपको मैंने बता दिया कि रूस में क्या होता है, तो रूस में सबसे अच्छी किस्म का शायद लिनन होता है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये रूस में सबसे अच्छे किस्म, उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान किसका है, तो रूस का है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैं इसकी खेती के बारे में बताई थी। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि इसके प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो लीनम यूसिटेसियम इसका बॉटनिकल नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि इसकी खेती कैसे की जाती है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि समशीतोष्ण नम आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। जो भूमि होती है, जो मतलब जो मिट्टी होती है, कैसी होनी चाहिए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, जो अच्छी तरह से जिसकी जुताई की होनी चाहिए। एकदम भुरभुरी टाइप की मिट्टी में क्या होता है, इसकी उपज अच्छी होती है। जलवायु का, वहाँ के वहाँ के क्लाइमेट का, जलवायु का, भूमि का, जल का, सिंचाई का क्या होता है, प्लांट पे असर पड़ता है। फिर मैंने आपको वो बताया था, क्या बोलते हैं यार, पानी की कैसे आवश्यकता होती है, तो एक स्वच्छ और मृदु पानी की इसको आवश्यकता होती है। अगर पानी मृदु नहीं होगा तो क्या होगा, जो रेसे का रंग है खराब हो जाएगा, रंग खराब हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको लिनन में बताया था कि फिर इसको क्या करते हैं, इसकी खेती हो गई लिनन में, आपने देख लिया। फिर इसको क्या करते हैं, इसको इसकी मतलब प्रोसेस, उत्पादन में, इसका लिनन के उत्पादन में इसका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपने देखा था इसमें क्या क्या था, हार्वेस्टिंग कर रहे थे। हार्वेस्टिंग में आपने वही देखा, प्लांट लगाया, प्लांट को क्या होता है अप्रैल और मई में लगाया, अगस्त में पक करके तैयार हो गया। उसके बाद आपने इसे काटना नहीं है, आपने इसे उखाड़ लेना है, जड़ से उखाड़ लेना है, क्योंकि काटेंगे तो उसके अंदर का जो सैप है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर सूख जाएगा तो जो प्लांट के जो रेसे हैं वो क्या होंगे, तो वो छोटे हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको उखाड़ना है, तोड़ना मतलब काटना नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको मैंने पहले बात, आपने रेसे को तोड़ा, रेसे को प्लांट को जड़ से निकाला, तो उसके बाद उसको फिर रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो इसकी सुखाना, इसको ड्राइंग किया गया। उसके बाद उस पर से जो पत्ती है और जो पत्ती है और जो उसके फल हैं उसको हटा देंगे, क्योंकि हमको लंबा रेसा चाहिए। तो बीज का जो तना होता है ना, बस वही, जैसे उस पर जो तना जो उसका होता है, जो वही हमको बस चाहिए। तो ये चीज़ें उसके से हटाना ही क्या हो गया, रिपलिंग हो गया और ड्राइंग हो गया। ये दोनों प्रोसेस हो गई, रिपलिंग की और किसकी, तो आप बोलेंगे ड्राइंग की। फिर उसके बाद आपने जब अब उसको, उससे आपको रेसे प्राप्त करना था, तो आपने क्या किया, इस पर गलाने की, इस प्लांट्स को क्या, उसमें से जो वो गम है, जो गोंद है, जो क्या बोलते हैं, सॉरी जो गोंद है, पैक्टिन है, उसको निकालने के लिए आपने क्या किया, तो उसके लिए आपने इसको गलाया, ठीक है। इसके मतलब इनके जो बॉन्ड होते हैं, इनके रेसों के जो बॉन्ड है उनको ढीला करने के लिए आपने इन्हें क्या किया, आपने इन्हें गलाया। तो गलाने की कितनी प्रोसेस थी, तो आपने एक जल द्वारा गलाया, एक प्राकृतिक तरीके से ओस द्वारा गलाया, एक आपने रासायनिक तरीके से सोडा एस, कास्टिक सोडा और क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल, इनका प्रयोग करके आपने इसको क्या किया, गलाया, ठीक है। एक देखा, फिर आपने एक यांत्रिक विधि का प्रयोग किया। यांत्रिक विधि में आपने क्या किया, एक लकड़ी का बड़ा सा बर्तन कह सकते हैं, मतलब कुछ भी बड़ा सा पात्र लिया, उसमें 75 से 90 डिग्री सेल्सियस दे के उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया करवाई, उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया आपने करवाई, ठीक है। और यही काम रासायनिक विधि में भी होता, कराना पड़ता है। फिर उसमें क्या हुआ, जब उसमें फर्मेंटेशन हुआ तो फिर वो उनके बीच के जो पैक्टिन थे वो अलग हुए, रेसे लंबे लंबे अलग हो गए, आपने उसे प्राप्त कर लिया। और इस प्रक्रिया को कहते क्या है, तो पावनेल क्रिया कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें कल मैंने आपको बता दी थी। अब नेक्स्ट नंबर आता है तोड़कर कूटकर रेसे अलग करना। अब आपको लंबा लंबा रेसा तो मिल गया, जैसे आपने रेसा क्या, छिलका कह लो, आपने किसी प्लांट का, जैसे मान लो ये लंबा सा आपको एक प्लांट है, पौधा ही है, झाड़ी कह सकते हो, प्लांट ही है। आपको एक प्लांट मिल गया, इस पे क्या थे, इस पे फल लगे, ठीक है। इस पे क्या हुआ, ये जो होते हैं तीसी, जानते हैं अलसी होता है ना, वैसे ही कुछ इस पे फल लगते हैं। मान लो इस पे फल लगे, इसमें क्या हुई, पत्तियाँ, इसको आपने हटाया, इसको मान लो ऐसे उखाड़ के फेंक दिया, हटा। आपको क्या, ये लंबा वाला चाहिए था ना इसमें, मतलब क्योंकि रेसे इसी पे, रेसे क्या है, जो इसका तना छिलका है वही क्या है, रेसा है। तो आपको तो यही चाहिए था, तो आपने इन सब चीज़ों को इधर उधर से हटाया। तो ये क्या क्या आपने यहाँ पे रिपलिंग की, कौन सी प्रक्रिया की, तो आप बोलेंगे हमने रिपलिंग की प्रक्रिया की। कौन सी प्रक्रिया की, तो आपने बोलना कि हमने रिपलिंग की प्रक्रिया की, ठीक है।
फिर नेक्स्ट नंबर आया, पहले तो आपने हार्वेस्टिंग की, इसको लगाया, मतलब जड़ जड़ के पास में कर दी भाई, खेती जड़ से होती, तो यहाँ पे मान लो आपने हार्वेस्टिंग किया, ठीक है, आपने क्या किया, हार्वेस्टिंग किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या कर दिया, रिपलिंग कर दिया। अब तो रिपलिंग हो गई, सूख भी गया, ड्राई भी हो गया, और जो है कि ये पत्ती उत्ती निकाल के हटा दी है। अब आपने क्या किया, रेटिंग किया, रेटिंग करके ये छाल आपने प्राप्त कर लिया। उसमें भी आपने 4 प्रोसेस लगाया। तो आपने ये छाल, मान लो ये छाल जो है, ये छाल है, बाहर का छिलका कह दो सॉरी। तो आपने क्या, ये छाल प्राप्त कर लिया। अब छाल तो आपने प्राप्त कर दिया, गोंद ढीला हुआ, ये छाल निकल आया, बस इतना ही हुआ ना। अब इसमें जो रेसे हैं वो कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए क्या हुआ, इस पर कुटाई करेंगे। जब कुटाई करेंगे तो जो ये छिलके होते हैं ना, ये अलग होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे, अलग, और जो पतला पतला उसमें रेशे होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बस यही प्रक्रिया क्या होती है, बिटिंग कहलाती है, कुटाई कहलाती है, ब्रेकिंग एंड स्कचिंग कहते हैं जिसको, तोड़कर रेशे अलग करना। चौथे नंबर पर क्या है, तोड़कर कूट कर रेशे अलग करना, ब्रेकिंग एंड स्कचिंग। गलाने की क्रिया संपन्न होने के पश्चात तनों को सुखाया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात इन्हें लोहे के बेलनों के बीच से गुजारा जाता है अथवा मूठ से दबाया जाता है, जिससे तने के कठोर भाग टूट जाते हैं, रेसे अलग हो जाते हैं। यह क्रिया तोड़ना ब्रेकिंग कहलाती है। कौन सी क्रिया, ब्रेकिंग क्रिया। किस क्रिया के बाद आती है, तो आप बोलेंगे रेटिंग के बाद आती है, ठीक है। इसके पहले कौन सी क्रिया आती है, तो आप बोलेंगे रेटिंग आती है, ठीक है। रेटिंग के बाद कौन सी क्रिया आती है, तो ब्रेकिंग आती है, ठीक है, ब्रेकिंग। इसके पश्चात हाथ अथवा मशीन की सहायता से रेसे अलग किए जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, स्कचिंग कहते हैं। हाथ अथवा मशीन की सहायता से रेशे अलग किए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्कचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कचिंग कहते हैं। ध्यान देना आप इस चीज़ को। इस क्रिया को करने के लिए योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या होती है, योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्राप्त रेशों को चमक, लंबाई व रंग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में छांटकर अलग किया जाता है। जो बहुत अच्छे हैं उनको एक तरफ, जो नहीं अच्छे हैं, खुरदुरे टाइप के रेसे हैं, उनको एक तरफ। ऐसे करके इनकी श्रेणियां बनाई जाती है, ग्रेड में बांट दिया जाता है। लंबे रेसे से उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं, जबकि छोटे रेसे से निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाते हैं। टो और लाइन, जो वैसे तो स्टेपल और फिलामेंट होते हैं, लेकिन लिनन से जो प्राप्त होते हैं उसे टो और लाइन भी कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। स्टेपल और फिलामेंट तो आप वही लगाना। अगर मान लो सपोज दैट टो और लाइन दे दिया, तो आपको टो क्या, तो जो छोटे रेसे टो, लंबे रेसे लाइन, किसके, लिनन के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। रेसे चमकदार, चिकने, मुलायम एवं छूने में ठंडे महसूस होते हैं। देखो ये क्वेश्चन एक बार आया था, ये क्वेश्चन आया था कि जो रेसे होते हैं वो कैसे होते हैं, छूने में कैसा प्रतीत होगा, तो देखो रेसे ठंडे प्रतीत होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं करवाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। रेसे चमकदार, चिकने, मुलायम एवं छूने में ठंडे महसूस होते हैं। देख लो, ठंडे महसूस हो रहे हैं। 5वें नंबर का आता है कंघी करना और सफाई करना। आपने क्या किया, कूट करके आपने क्या किया, रेसे को अलग किया। देखो किया ना, तो आपने क्या किया, मैंने पहले ब्रेकिंग की प्रक्रिया की, मतलब तोड़ा, ब्रेकिंग की, वही कूटा, तो रेशे को अलग किया। उसके बाद आपने क्या की, तो आपने उसके बाद स्कचिंग की। तो स्कचिंग प्रक्रिया में क्या की, तो मशीन की सहायता से रेसे अलग किए जाते हैं। कूटने में तो उनको क्या किया, कूट करके अलग कर दिया गया तनों से रेसों को, ठीक है। क्या किया गया, रेसे अलग हो जाते हैं। कब होते हैं, जब मूठ से दबाया जाता है तो जो उसके कठोर भाग होते हैं निकल जाते हैं। रेसे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। छिलका है, मान लो किसी भी चीज़ का छिलका है, आपको जो वो सुतली की बात मैं बताई थी ना कि सुतली कैसे प्राप्त की थी, वही चीज़ है इसमें सेम। लेकिन बस हाँ, ये महंगा है, इस पर चीज़ें बहुत नाजुक है, तो इस पर चीज़ें क्या होती है, बहुत सावधानी के साथ करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर आपने स्कचिंग की, उसके बाद कंघी, कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्बिंग क्यों करेंगे, रेसे को कॉम्बिंग ऐसे होता है, ये इसकी कॉम्बिंग होते हैं। लोहे के ऐसे होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे क्या होते हैं, दांत लगे होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे क्या होते हैं, दांत लगे होते हैं, जैसे हमारी कंघियाँ कैसे होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या, रेसे को इस पर रख करके ऐसे ऐसे रेसे को इस पर क्या किया था, लगाया था, तो रेसे समांतर होते जाते हैं। अगर ये हाथ से प्रोसेस की जाती है तो वो छोटे स्तर पर होता है, मशीन से की जाएगी तो बड़े स्तर पर होगा, बस इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आप में जो एक लिनन के प्रोसेस डाली हूँ ना, वीडियो है, अपलोड करी है यूट्यूब से, उसको मैंने डाला हुआ है, उसको आप देखना। उसमें कॉम्बिंग कर रही है एक लेडीज़, तो उस पर कॉम्बिंग एंड हैकलिंग। तो पहले आप क्या करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे। इस प्रक्रिया में लंबे रेसों को छोटे रेसे से क्या अलग किया जाता है, बस इतने से काम के लिए कॉम्बिंग की जाती है, रेसों को समांतर करने के लिए। इसके लिए लोहे की बनी कंघी, जिनके क्या होते हैं, दिखता तो है ना, दांत दूर दूर पर स्थित होते हैं के बीच से होकर रेसों को गुजारा जाता है, जिससे रेसे
सुलझकर सीधे एवं समांतर हो जाते हैं। लंबे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लंबे रेशे को लाइन और छोटे रेशे को क्या कहते हैं, तो टो कहते हैं। ध्यान देना, रेशे का स्वरूप भी व्यवस्थित हो जाता है। कंघी करने से कॉम्बिंग अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। वह लंबे रेशे बालों के समान चमकदार दिखाई देते हैं। हैकलिंग विधि से रेशे की लंबाई एवं बारीकी का ज्ञान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हैकलिंग विधि से क्या लंबाई किस रेशे की, अगर आ गया कि लिनन की रेशे की लंबाई और बारीकी का ज्ञान किस विधि द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बताएंगे हैकलिंग विधि के द्वारा रेशे की लंबाई एवं बारीकी का ज्ञान किया जाता है। किस विधि द्वारा, तो आप बोलेंगे हैकलिंग विधि द्वारा। हैकलिंग विधि द्वारा क्या किया जाता है, रेशे की लंबाई और मतलब बारीकी का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कौन सी विधि, हैकलिंग विधि। कौन सी विधि, हैकलिंग विधि, याद रखना। इस विधि में मोटे व छोटे रेशों को लंबे एवं बारीक रेशों से अलग करते हैं। लंबे रेशे से उत्तम श्रेणी के लिनन के वस्त्र बनाए जाते हैं। छोटे रेशे का प्रयोग निम्न श्रेणी के लिनन के वस्त्र अथवा मिश्रित रेशे से निर्मित वस्त्रों को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप इतनी चीजें समझ गए। नेक्स्ट आता है, अब क्या, इतने के बाद देखिए स्पिनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, अब जाके स्पिनिंग होगी, फिर बुनाई होगी, परिष्कृत एवं परिसज्जा होगा। अब जाके, अब देखिए इस पे क्या कहता है, स्पिनिंग की प्रक्रिया होती है। लंबे रेशों से कताई करना सरल होता है। सही बात है, लंबे रेशे एक बार जैसे लंबे रेशे हैं और आपने कताई करना शुरू किया, जब लंबे, उसको क्या हुआ, ऐसे ऐसे मोड़ते जाएंगे, इसमें ऐसे ऐसे फंसते जाए। पर छोटे रेशे तो जल्दी जल्दी, मैंने देखा है जहाँ पे वो सुतली बनाई जाती है, वो चीज़ देखा है। तो एक वो जो रहता है ना, वो जो आपने देखा कि एक चरखा होता है और एक और होता है, उसका नाम मुझे इस टाइम नहीं याद आ रहा। उस पे कुछ इस तरह से बना होता है वो तीन, और उस पे कैसे हुक लगा होता है। इस पे उसमें क्या होता है, छोटे रेशों को बीच में डालते हैं, उसके बाद ऐठन देते हैं, इससे कताई की प्रक्रिया की जाती है। हालांकि लिनन का रेशा मजबूत होता है, इसमें प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, तन्यता, टेंसिटी और लचक का सख्त अभाव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रत्यास्थता क्या होते हैं, जब आप किसी रेशे को मतलब खींच कर छोड़ देते हैं, वो अपनी पूर्ण आकृति को प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, टेंसिटी उसे कहते हैं जिस पर मतलब रेशे खींचने पे या झटके खाने पे जिस बिंदु पर आकर टूट जाती, वही तन्यता, टेंसिटी कहलाती। लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी मोड़ दे कर दे, कुछ भी कर दे, अपनी पूर्व आकृति में आयतन को प्राप्त कर लेती है, तो वही क्या प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता भी कहलाता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी वही होता है, मतलब रेशे को क्या होता है, टूट छोड़ दे, मोड़ दे, ऐसे कर दो, क्या होता है, रेशे पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभाव होता है। अतः इसकी कताई अत्यंत सावधानी पूर्वक की जाती है। सीधे, सुलझे, स्वच्छ एवं व्यवस्थित रेशे को स्प्रेडर नामक मशीन के द्वारा कताई की जाती है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। किस लिनन के सीधे, सुलझे, स्वच्छ, व्यवस्थित रेशे को किस मशीन के द्वारा कताई की जाती है, तो आप बोलेंगे स्प्रेडर। उस मशीन का नाम स्प्रेडर है। अगर आ जाए स्प्रेडर क्या है, तो लिख दे बुनाई करने का साधन, बुनाई करने का सामान, कुटाई करने का सामान, रेशे को सुलझाने का, ऐसे। तो ये देखो, ये क्या है, रेशे को सुलझाता है। ठीक है, स्वच्छ करता, सीधा करता, कौन, स्प्रेडर। ठीक है, इसके लिए रेशे के छोरों को एक दूसरे के थोड़ा ऊपर इंड्स ओवरलैपिंग चढ़ा करके सहेजे जाते हैं। रोलर द्वारा उन्हें हल्का सा घुमाया जाता है, जिससे लिनन की पूनियाँ तैयार हो जाती हैं। इसके पश्चात इन पूनियों से कताई की जाती है। कताई के लिए नम वातावरण, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर अनिवार्य है। आपकी खेती में भी देखा था ना, नम, आर्द्र, समशीतोष्ण, इसके लिए नम की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो आपका जो क्लाइमेट है, आपका एटमॉस्फेयर जहाँ आप हो ना, वहाँ में क्या होना चाहिए, जैसे मॉइस्चर, चिपचिपापन होना, जैसे बरसात का मौसम हो गया होता है ना, जैसे इस टाइम देख लो ओस है, तो क्या है, चिपचिपाई, तो मौसम में पानी मतलब है ना कुछ, जैसे क्लाइमेट एकदम धूप कड़ी वाली नहीं है, पछुआ हवा नहीं चल रही है कि एकदम मौसम एकदम साफ है, बिल्कुल नमी नहीं है, नहीं नमी है। उसमें क्या होता है, ये रेशों में आर्द्रता बनी रहती है, तो उनको जब आप मतलब ऐसे ऐसे मोड़ते हैं ना, आसानी से मुड़ते, वो टूटते नहीं हैं। लिनन की कताई करते समय इन्हें थोड़ा सा नम, मॉइस्चर बनाया जाता है, ताकि गोंद अलग हो जाए। सूखे रेशे काटते समय चटक कर टूट जाते हैं। बारीक, कोमल, चिकने व एक समान धागे बनाने के लिए 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम रखे जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, बारीक, कोमल, चिकने व एक समान धागे बनाने के लिए कितने फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है, तो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है।
किस रेशे को बनाने के लिए? तो रीनन के रेशे को बनाने के लिए। हैकलिंग विधि में क्या होता है? तो रेशे की लंबाई एवं बारीकी का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सीधे सुलझे स्वच्छ रेशे के लिए किस नामक मशीन पर कताई की जाती है? तो आप बोलेंगे स्प्रेडर पे की जाती है। ठीक है, कितने फ़ारेनहाइट में ये रेशे बनाए जाते हैं लिनन के? जो कोमल चिकने बारीक एक समान होंगे तो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। धागों को खींचकर बटाई ट्विस्टिंग की जाती है। यह धागा वस्त्र बुनाई हेतु तैयार हो गया। देखिए इतने प्रोसेस के बाद अभी क्या हुआ है? रेशे से धागा बना है। क्या बना है? धागा बना है, जो कि बुनाई के लिए तैयार हो गया। सूखी अवस्था में काते गए रेशे से मोटे खुरदुरे कम चमकने वाले धागे का निर्माण किया जाता है, जिससे मोटे सख्त भारी वस्त्र बनाए जाते हैं। देखो अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने जो भी पढ़ा वो रेशा बनाने की प्रोसेस कर रहे थे। अब क्या हुआ? धागा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इस धागे पे क्या होगी? बुनाई होगी। बुनाई के बाद क्या होगा? वस्त्र बनेगा। फिर इस वस्त्र पे क्या होगी? परिसज्जा होगी। ठीक है, क्या होगी? परिसज्जा होगी, कलरिंग होगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये पहनने योग्य वस्त्र बनेगा। क्या होगा? पहनने योग्य वस्त्र बनेगा। ठीक है, समझ गए आप? अब आपका रेशा बन गया। नंबर 2 आता है धागे का। अब क्या होगा? धागे से कौन सी प्रोसेस होगी? तो आप बोलेंगे मैम बुनाई होगी। तो अब क्या होगा? बुनाई होगा। तो लिनन के रेशे में लचक, तन्यता एवं प्रत्यास्थता का तो सख्त अभाव होता, आप जानते हैं। अतः इससे वस्त्र बुनना भी एक समस्या है, क्योंकि न तन्यता यही जरूरत होती है और इसमें सब कुछ है ही नहीं। न झटका सह सकता, देखो लिखा है ना, दबाव एवं झटके सहने की क्षमता ही तन्यता। लचक होता है, इधर उधर मोड़ मार दो उस रेशे को, कोई असर न पड़े। प्रत्यास्थता, भाई वो जब बीम पे चढ़ेंगे तो ताना बाना जो होता है, तो ताने को ताना ही तो जाएगा, खींचा जाएगा ना कस के, तो उसमें उनमें टूटने का डर रहता है। वस्त्र बुनते समय धागों का दबाव एवं झटके पड़ते हैं, जिससे धागे सहज ही टूट जाते हैं। अतः लिनन के वस्त्र बुनने से पूर्व इसके धागे पर एक लेप, ध्यान देना ये चीज़, एक लेप जिसे ड्रेसिंग कहते हैं, लगाकर नमी युक्त वातावरण में बुनाई की जाती है, जिससे धागे कोमल हो जाते हैं। लिनन से वस्त्रों की बुनाई में रोएदार पाइल वीव्स बुनाई करना असंभव है। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि लिनन के जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें कौन सी बुनाई नहीं की जा सकती? तो आप बोलेंगे रोएदार, जिसे पाइल वीव कहते हैं, जिसमें रोएं उठाते हैं। पाइल वीव ऐसी होती है ना जिसमें रोएं उठा देते हैं, ऐसे ऐसे क्या होता है, बीच में रोएं उठा देते हैं। वो चीज़ इस पर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, असंभव है। ट्विल बुनाई का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ट्विल बुनाई का प्रयोग भी नहीं किया था। डेनिम में किया था ना ट्विल बुनाई, इस पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके रेशे स्वयं ही इतने मजबूत होते हैं कि ट्विल बुनाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुनाई प्रक्रिया में जैकार्ड, सादी, प्लेन जिसे कहते हैं, साटिन एवं सैटिन बुनाई का प्रयोग किया जा सकता। किन किन बुनाई का? एक तो आप जैकार्ड का कर सकते हो, एक आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसे बताती हूँ। जो पाइल बुनाई होती है इसका प्रयोग नो, ठीक, समझ गए। और डेनिम के कपड़े पे जो ट्विल बुनाई होती है, साधारण कपड़े भी बनते हैं, वो भी क्या होगा? ट्विल बुनाई भी नो, नहीं होगी। ठीक है, 2 बुनाई तो कट गई। अब इस पे कौन कौन सी बुनाई होती है? तो आप बताएंगे एक जैकर्ड होती है, एक साटिन और एक सैटिन। ठीक है, एक साटिन, इसमें भी ताने बाने का अंतर होता है, बताऊंगी। एक साटिन, एक सैटिन, 2 हो गए। और एक कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे प्लेन, जिसे सादी बुनाई कहते हैं। ये 4 इस पे होती है, लेकिन डेनिम और ट्विल नहीं होती। डेनिम इसलिए नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी बहुत मजबूत है। ट्विल इसलिए नहीं होती कि उस पर हो ही नहीं पाएंगे, रेसे खुद ही इतने कमजोर हैं, सहन से पाइल उठाएंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो नहीं हो सकती। फूल या नमूना पर साटिन बुनाई का प्रयोग किया जाता है। अगर उस पर कोई फूल या नमूना बन रहा है लिनन कपड़े पे, तो क्या साटिन बुनाई का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सीधी तरफ बाने वेफ्ट फ्लोट तथा उल्टी तरफ ताने वार्प का फ्लोट ही नमूने का निर्माण करते हैं। उसमें भी देखिए सीधी तरफ बाने और उल्टी तरफ ताने, सीधी तरफ बाना जो ऐसे चलता है, ऐसे ये सीधे तरफ रहेगा, उल्टे तरफ ये ताना पहले आता, बाना भराई का काम करता है। उल्टी तरफ से क्या? ताना उल्टी तरफ से चलेगा, बाना उसके ऊपर चलेगा। ठीक है, तो सीधे तरफ बाना का प्रयोग किया जाता है, उल्टी तरफ ताना का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसमें? लिनन की जब बुनाई की जाती है, वो भी कोई नमूना बनाया जाता है तब इस पर साटिन का प्रयोग किया जाता है। साटिन बुनाई का नमूने के लिए किस बुनाई का? साटिन बुनाई का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी जो सीधे तरफ बाने का प्रयोग, उल्टे तरफ ताने फ्लोट का, मतलब वही फ्लोट बाहर जो रेशे मतलब जो गुजारा जाता है वही फ्लोट है। फ्लोट का नमूना का निर्माण किया था। इससे दोनों ओर सुंदर नमूने तैयार हो जाते हैं, जिससे लिनन के वस्त्र में अपूर्व सुंदरता आ जाती है। आप इतनी चीज़ समझ गए। अभी मैं सारा ना जब चैप्टर खत्म कर दूंगी फिर 1 लाइन टाइप का पूरा आपको समझाऊंगी, मत घबराओ।
8 नंबर पे आता है परिष्कृत एवं परिसज्जा। आपने समझ लिया, रेशा बनाया, धागा, धागा से बुनाई की, वस्त्र बनाया, तो वस्त्र क्या है, करघे से उतरा है, गंदा है, झटके सहन, कहीं कुछ लगाओ कहीं कुछ, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स कहते हैं। उस कपड़े को क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स कहते हैं। जब उस पर परिसज्जा करके, उसकी डाइंग करके, परिसज्जा में कौन सी, मर्सराइजिंग करते हैं, कैलेंडरिंग करते हैं, और बहुत सारी परिसज्जाएँ होती हैं। तो उस पर सारी परिसज्जाएँ करने के बाद उस पर क्या डाइंग की प्रक्रिया होती है, रंगाई होती है, ठीक है। उसके बाद वो कपड़ा कहीं जाके क्या होता है, टेंटरिंग दी जाती है, क्योंकि कपड़ा क्या हो, एक ज्यामिति में हो जाए, उसका डायमेंशन क्लियर हो जाए, लंबाई चौड़ाई सब कुछ। तो ये सब चीज़ें करने के बाद कपड़ा क्या होता है, पहनने योग्य बनता है। आप उसको मार्केट में जाके पैसा देते हो, खरीद के घर लाते हो, लेकिन सोचो बनता है कितनी प्रोसेस के बाद, तो हम कहते हैं कपड़ा कितना महंगा है। नेक्स्ट आता है परिष्कृत एवं परिसज्जा, जिसे फिनिशिंग कहते हैं। वस्त्र तैयार करने के पश्चात परिसज्जा करना आवश्यक होता है, ठीक है। इससे वस्त्र में निखार आ जाता है। लिनन का रेशा प्राकृतिक रूप से पीलापन लिए हुए होता है। देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिनन का रेशा कैसा होता है, पीला होता है। देखो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, पीला होता है, पीलापन लिए होता है। अतः इसे विरंजन मतलब ब्लीचिंग करना आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से घास पर फैलाकर ग्रास ब्लीचिंग की जाती है। कपड़ा घास पे ऐसे फैलाया जाता है, सनरेज में और ग्रास के संपर्क में क्या होता है, उस पर चमक आ जाती है। रासायनिक विधि से विरंजन करने से वस्त्र में चमक अवश्य ही आती है, परंतु रेशे कमजोर होते हैं। सही बात है, जो लिनन पे रेशे पे अगर आपने ब्लीचिंग कर दी तो रेशा कमजोर रहता है, बिना ब्लीचिंग का कपड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। बिना विरंजित किए लिनन के वस्त्र ज़्यादा मजबूत होते हैं। चिकना करने पर वस्त्र की कुटाई, बीटिंग, चिकना करने के लिए क्या बीटिंग की जाती है, कुटाई की जाती है। लिनन के सतह पर रोए नहीं होते। अगर रोए उठे दिखाई दें तो समझना चाहिए कि वस्त्र कैसे बने, टो से बनाए गए, मतलब लिनन के छोटे रेशे से बनाए गए। लिनन के छोटे रेशे टो से बनाए गए अथवा मिश्रित धागे से वस्त्र का निर्माण किया गया। विशुद्ध लिनन से बनाए गए वस्त्रों में कभी भी रोए नहीं होते। मतलब लॉन्ग जो लाइन होता है ना, लाइन से अगर लिनन का निर्माण किया था तो उस पर रोए कभी नहीं होते। लिनन के रेशे पर रंग कपास के रेशे से भी अधिक कठिनाई से चढ़ता है। कपास पे तो रंग चढ़ जाता है, लेकिन इस पे क्या होता है, कठिनाई से रंग चढ़ता है। रंग आसानी से नहीं चढ़ता है, क्योंकि लिनन का रेशा कड़ा है, कड़कीला है और अभेद है, क्योंकि नॉन पोर्स है। इसमें पोर्स, छेद नहीं होते। कूट करके तो ऐसे ही चपटक कर दिया था, उसमें क्या होते, छेद नहीं होते। तो रंग क्या होता है, जैसे होता है ना पोर्स, पोर्स क्या होता है, अब जैसे हमारे चेहरे पे भी होते हैं, हम कहते हैं ना ओपन पोर्स हो गए हमारे चेहरे पे, छोटे 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 कहता है, जहाँ से रोम निकले रहते हैं वो थोड़ा सा छेद ज़्यादा बड़ा सा लगता है फेस पे, तो हम कहते हैं ना ओपन पोर हो गए हैं, बहुत चेहरा ऑयली हो जा रहा है। तो वही जो पोर होता है ना, वो क्या होता है, नहीं होता है। तो रंग उसमें अंदर से बाहर नहीं, जैसे होता है ना ऐसे पोर हो गए गोल गोल, हमारे से मन में फेस की बात कर रहे हैं, ऐसे क्या होता है पोर। तो इसमें क्या होता है, रंग इसके अंदर घुस जाएंगे। जैसे छननी है चाय की, अगर उसमें छेद नहीं होता तो अगर आप चाय छानते हैं तो चाय पत्ती कैसे उसमें रहती, नहीं रहती ना। अगर वो प्लेन रहता तो क्या वो आर पार हो तो पाता, नहीं हो पाता। इसी को अर्ध पारगम पारगम, आर पार नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या होता है, उसमें छेद होता है। तो वही चीज़ है, इसमें पोर्स नहीं होते। तो पोर्स नहीं होते तो रंग आर पार नहीं जा पाता, तो अच्छे से क्या होता है, डाइंग नहीं हो पाते कपड़े। इसके कारण रंग उनमें प्रवेश नहीं कर पाता। फलतः धागों को रंगने से पूर्व उन्हें कड़ा ब्लीच करना आवश्यक होता है। कड़े ब्लीचिंग से रेशे को सबसे ऊपर वाला उत्तकों का स्तर टूट जाता है। इसीलिए कहते हैं ब्लीचिंग करने से रेशा कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो ऊपर वाले टिश्यूज होते हैं उसके वो टूट जाते हैं। फलतः रेशे भेद एवं ढीले हो जाते हैं, तब कहीं जाकर इन पर रंग चढ़ता है, परंतु रंगे हुए वस्त्रों की मजबूती कम हो जाती। क्यों, ब्लीचिंग करने की वजह से रेशे ढीले होकर निर्बल हो जाते हैं। फलतः वस्त्र को की कार्यक्षमता, सर्विसबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे ये शीघ्रता से फटते हैं। अतः जहाँ तक संभव हो रंगीन लिनन या अत्यधिक श्वेत लिनन के वस्त्रों को नहीं खरीदना चाहिए। और प्राकृतिक कलर का कैसा होता है, तो पीला होता है, ठीक है। लिनन का वस्त्र प्राकृतिक रूप से ही चमकदार एवं कोमल होते हैं। यह सौंदर्य से परिपूर्ण एवं मजबूत होते हैं। अतः प्राकृतिक रंगों से निर्मित वस्त्र की को ही खरीदना बुद्धिमानी है। लिनन को सिकन प्रतिरोधी बनाने हेतु सिकन प्रतिरोधकता, जिसे क्रीज कहते हैं, क्रीज हटाते हैं, ठीक है, क्रीज रेसिस्टेंस कहते हैं। क्रीज इस पे से क्या करते हैं, हटाते हैं, किया जाता है, जिससे वस्त्रों में क्या होता है, प्रतिस्कंदन, रेजिलेंसी का गुण आ जाता है। प्रतिस्कंदन किससे आता है, प्रतिस्कंदता, रेजिलेंसी। ये जब इस पे से क्रीज सिकन प्रतिरोधक बनाते हैं ना, तो इसमें प्रतिस्कंद रेजिलेंसी का गुण आ जाता है। जैसे कहने का मतलब ना, कपड़े को दबा करके अगर आप छोड़ दो तो वो क्या होता है, पूर्व आकृति और आयतन को प्राप्त कर लेता है, तो उसे ही प्रतिस्कंदता या रेजिलेंसी कहते हैं। तो क्या होता है, ये वाला गुण उसके अंदर आ जाता है। अब मैं कल आपको बताऊंगी लिनन की विशेषता। इसको मैं एक बार पूरा क्या करती हूँ, वन लाइन में फटाफट आपको क्लियर करा देती हूँ, ठीक है। उससे क्या हो जाएंगी, ऐसे पढ़ पढ़ के बोरियत लगती, जब कोई चीज़ पूछ लो तो क्या होता है, वो अच्छा लगने लगता है।
तो देखो यहाँ से आपका चैप्टर होता है लीनन स्टार्ट। मुझे ये बुक हटाने दो, कॉपी यहाँ पे रखने दो। लीनन, ठीक है, आपको मैंने क्या पढ़ाया, लीनन स्टार्ट की हूँ पढ़ाना, ठीक है। लीनन पढ़ाने के लिए मैंने इसमें क्या बताया, ये किस प्लांट के तने से बनता है, तो आप बोलेंगी मैम फ्लैक्स के, ठीक है। फ्लैक्स के तने से क्या ये रेशा बनता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, बोटैनिकल नेम क्या है, तो आप क्या बोलेंगी मैम लीनम यूसी, लीनम यूसी टेसियम। क्या है, लीनम यूसी टेसियम, लीनम यूसी टेसियम, यही है ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है, तो अब आपको नंबर क्या आता है, तो ये जो लीनन है ये किसका प्रतीक है, तो आप बोलेंगी पवित्रता का, शांति का और राजसी का प्रतीक है, राजसी का प्रतीक है। राजसी कैसे, क्योंकि ये बहुत कपड़ा महंगा होता है, और पहले जैसे जो राजा महाराजा होते थे वो इसको धारण करते थे, जो पुजारी होते थे, शांति का प्रतीक है, पवित्र है तो पुजारी लोग इसको धारण करते थे, इसके अकॉर्डिंग ये पवित्रता, शांति और राजसी का प्रतीक है। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। फिर नंबर आता है, तो आप कहेंगे कि लीनन अब कहाँ होता है, कैसे कैसे इसके लिए क्या किया जाता है, तो आप पहले देखेंगे कि क्या होता है, तो लीनन मिस्र को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ लिनन, ठीक है। किसे, लिनन की भूमि क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं लिनन की भूमि, लिनन की भूमि किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे मिस्र को कहते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है, तो आयरलैंड, आयरलैंड को क्या कहते हैं, आयरलैंड में क्या होता है, सबसे उत्तम प्रकार का लिनन होता है, सबसे उत्तम प्रकार का लिनन, ठीक है, का निर्माण कहाँ होता है, तो आयरलैंड में होता है। कब से लिनन यहाँ होना प्रारंभ हुआ, आप बोलेंगे मैम 17वीं शताब्दी से यहाँ पे लिनन क्या हुआ, इसकी उत्पादन करना प्रारंभ किया गया, ठीक है। 18वीं शताब्दी में अमेरिका में हुआ, वहाँ पे भी आयरिश लोग, यही लोग गए और वहाँ पे इसका मतलब वो किए। प्रथम स्थान पे कौन है, तो आप बोलेंगे मैम रूस है। प्रथम स्थान पे लिनन के उत्पादन में कौन है, तो आप बोलेंगे मैम रूस इसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इतनी चीज़ें आपने समझ ली, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। अब नंबर आता है खेती का, किसका नंबर आता है, खेती का नंबर आता है, ठीक है। किसकी खेती का, तो लिनन की। किसकी खेती का नंबर आता है, तो लिनन की खेती का। आपको मैंने बता दिया कि तने से प्राप्त स्टेम मतलब रेशा इस तने से प्राप्त होता है, इसका बॉटनिकल नेम लिनन इशूटेसियम है, ये बता दिया। इसके लिए इसके पर्पस क्या होते हैं, इस प्लांट को, लिनन के प्लांट को मतलब इसका प्रोडक्शन करने का मतलब ये क्या होता है, मतलब उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक तो हम इसका बीज प्राप्त करते हैं, दूसरे से हम रेशा प्राप्त करते हैं। बीज से क्या होता है, लिंसीड ऑयल बनता है, बीज से क्या होता है, तो आप बोलेंगे लिंसीड ऑयल बनता है, तेल बनता है, पेंट बनता है, चप्पल बनती है, चमड़ा बनता है इत्यादि। रेशे से क्या होता है, आप लिनन का रेशा प्राप्त करते हो, जिससे क्या होता है, वस्त्र बनते हैं, फिशिंग नेट बनती है, फिशिंग आपने पढ़ा था ना, फिशिंग नेट बनाई जाती है, उसके तार बनाए जाते हैं, उसकी जालियाँ बनाई जाती, पकड़ने के लिए जो रॉड होता है उसमें यूज़ किया जाता है, ऐसे ऐसे करके इसका उपयोग किया जाता है। अब आप रेशे भी अब आपको हमें क्या जानना, तो हमें रेशा जानना है। तो लिनन के कितने प्रकार के रेशे निकलते हैं, तो एक नीले फूल से तैयार होता है रेशा, एक प्लांट में नीले फूल आते हैं, एक में कैसे आते हैं, तो आप बोलोगे सफ़ेद फूल आते हैं, ठीक है। तो जो सफ़ेद फूल आते हैं वो निम्न कोटि का, मोटा रुखड़ा इस टाइप का होता है। जो नीले फूल वाला होता है ये क्या होता है, उच्च कोटि के सुंदर महीन आकर्षण वस्त्र तैयार किया जाता है। इतनी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट नंबर आता है, आपने इतनी चीज़ें जान ली। अब नेक्स्ट आता है, भैया आपने तो ये बता दिया कि प्लांट ऐसे है, ये उच्च कोटि का है, निम्न कोटि का, यहाँ पैदा किया गया, यहाँ की भूमि होती है इसलिए कहते, सारी चीज़ें तो मैम आपने बता दिया, लेकिन ये होगा कहाँ, जलवायु कैसी होगी, इसकी मिट्टी कैसी होगी, पानी कहाँ से देंगे, पैदा करेंगे, तो कुछ तो बताएंगी। तो भैया इसकी जो जलवायु होती है ना लिनन की, लिनन जिस जलवायु में होता है, इसकी जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, तो आप बोलोगी मैम समशीतोष्ण होती है। अभी आपको मैम बता रही कैसी होती है, समशीतोष्ण होती है, जिसमें सम बराबर शीत हो, उष्मा हो, ठीक है।
और क्या होती है, नम चाहिए, नम भू और आर्द्र चाहिए जिसमें मॉइस्चर हो, ठीक, जलवायु के लिए। नेक्स्ट आता है नंबर मिट्टी के लिए। तो ये गंदी वंदी मिट्टी में नहीं भैया, ऐसी वैसी मिट्टी में नहीं होगा। कपास काली में हो रहा था, ये नहीं होगा। इसके लिए पीली गोली मिट्टी चाहिए, अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी में होगा, जो खूब बढ़िया से जिसकी जुताई की गई हो, ठीक है, वैसी मिट्टी में ही होता है। पानी कैसे चाहिए भैया, मैं राजसी रेशा हूँ, मैं बड़े बड़े लोग मुझे पहनते हैं, तो पानी कैसा होना चाहिए, साफ स्वच्छ पानी चाहिए हमको, और मृदु चाहिए। ऐसे वैसे पानी नहीं, जो आप पानी पीते हो वही मेरे मतलब मुझसे उसी से तैयार करो, मैं भी वही, मैं कोई ऐसा वैसा रेशा नहीं हूँ। तो ये इनको पानी भाई ऐसा चाहिए। अब बुआई कब इसकी करेंगे, तो अप्रैल, जब बसंत वसंत का महीना चलता है ना, अप्रैल मई, वही जब होली होली बीत जाती है तब उसके बाद ये साहब की बुआई होती है, अप्रैल और मई में। ये पक के कब तैयार होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम अगस्त में पक के तैयार होते हैं। उसके बाद इसकी कटाई कैसे होती है, मैम कटाई नहीं होती, इनको जड़ से उखाड़ लिया जाता है, ठीक है। जड़ से क्यों उखाड़ा जाता है, क्योंकि मैम इसके अंदर एक शैप होता है, एक तरल पदार्थ होता है, अगर काटेंगे तो वो सूख जाएगा, जो रेशे होंगे वो छोटे होंगे, सूखे होंगे, ब्रिटल, टूट जाएंगे, वो अच्छे किस्म के नहीं होंगे। समझ गए आप खेती। अब नंबर आता है पौधे की देखरेख का। पौधे की लंबाई कितनी होती है, तो आप बोलेंगी मैम ये फिट में नहीं होता, फिट में नहीं होता, ये इंच में होता है। मैम कितना इंच होता है, तो आप बोलेंगे मैम मतलब इंच भी फिट हो जाता है, लेकिन ये कितना है, 30 से 40 इंच का इसके प्लांट की लंबाई होती है। जब ये 5 से 6 इंच होता है तो क्या करते हैं, इसकी सोहनी करते हैं। कपास के कितने इंच में सोहनी कर रहे थे, तो बोलेंगे मैम 3 इंच का हो रहा था तो कर रहे थे, उसकी सोहनी कर रहे थे, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, जब इस मतलब इस सोहनी करने से क्या होता है, खरपतवार ये सब चीज़ें निकल जाती हैं तो और अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखी जाती है कि जो उसमें ऐसे ऐसे लताएं मतलब उसके शाखाएं निकल जाती है ना, वो नहीं निकलना चाहिए। उससे निकलने, कल मैंने बताया था, उसके निकलने से क्या होगा, वो रेसे लंबाई में हमें अच्छी नहीं प्राप्त होंगे, जगह जगह से क्या होंगे, टूटे हुए रेसे प्राप्त होंगे, ठीक है। और गुणवत्ता मैं आपको बताई थी, जलवायु पे इनके इसी चीज़ों पे क्या होती है, डिपेंड होती है। वहाँ की जलवायु कैसी, वहाँ मिट्टी कैसी है, वहाँ की मतलब मृदा कैसी है, वहाँ पानी की व्यवस्था कैसी, चीज़ों पे। अब आपको क्या हुआ, प्लांट मिल गया ना आपको प्लांट, आपने इसका इतिहास जान लिया, इसके कैसे खेती करेंगे ये जान लिया, इसका उपयोग जान लिया, बीज और रेशा के लिए भैया ये लगाया जाता है, इतनी चीज़ आपने जान ली। अब आपको तो तैयार करना है वस्त्र, वो भी नीले फूल से और सफ़ेद फूल से, सफ़ेद फूल से ऐसे निम्न कोटि का और नीले फूल से उच्च कोटि का। तो भैया अब कुछ प्रोडक्शन का भी तो काम होगा, अब क्या करेंगे, अब रेशे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई प्रोसेस में आपने देख लेना, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हार्वेस्टिंग। नंबर 1 पे क्या है प्रोसेस, तो आप बोलेंगे मैम हार्वेस्टिंग है, जो आपने पहले हमको बता दिया है, हार्वेस्टिंग करना, जिसे हिंदी में लिखते हैं, यहाँ पे तो खेती करना लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट, मतलब फसल को उखाड़ना लिखना है, फसल को उगाना भी हो सकता है, फसल को उखाड़ना। नंबर 1 आपने हार्वेस्टिंग की, आपको प्लांट मिल गया, तो आपको एक सीधा साधा खड़ा सा प्लांट मिला ना, आपने उसको उखाड़ लिया, तो उस प्लांट का करेंगे क्या, आप उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद जो उस पर फल और बीज होंगे उसको अलग करेंगे, क्योंकि बीज से तेल बनने चला जाएगा, और जो उसका और ग्रीन मटेरियल होगा वो चारा के रूप में पशु यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो वो प्लांट के लिए जो आपको ज़रूरत है उसके लिए तो आप कुछ करोगे, तो आप क्या करोगे, तो आप उसको करोगे, पहले ड्राइंग करोगे, क्या करोगे, ड्राइंग का मतलब सुखाओगे, फिर क्या करोगे, तो फिर आप उस पर रिपलिंग की प्रक्रिया करोगे, क्या करोगे, फिर आप उस पर रिपलिंग की प्रक्रिया करोगे। रिपलिंग में क्या करता है, पत्ती पत्तों से क्या अलग कर दिया था, और एकदम सीधा आपको कैसा, एकदम सीधा, बस सीधा कैसा, एक तना लंबा स्टेम प्राप्त हो गया। अब इस स्टेम का क्या करेंगे, तो इनका पूरा बंडल बना लेंगे। क्या किया हमने, बंडल बना लिया। उन बंडलों को ले जा करके, बंडल मतलब गट्ठर बना लेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब इस पर कई रख लेंगे, कई रख के फिर उसको बांध के उसको क्या करेंगे। अब इस पे किसकी प्रोसेस होगी, तो बोलेंगे मैम रेटिंग की प्रोसेस होगी। किसकी प्रोसेस होगी, तो बोलेंगे मैम रेटिंग, गलाने की प्रोसेस होगी, ठीक है। अब गलाया कैसे कैसे जाता है, किस किस विधि से, तो बोलेंगे मैम 4 टाइप से, तो हमको आपने पहले बता दिया है। पहले आपने मैम बताया था कि पानी से,
दूसरी बार आपने बता दिया था कि ओस से, तीसरी बार आपने बता दिया था रासायनिक विधि से, केमिकल के द्वारा, चौथी बार आपने बता दिया था कि मशीन द्वारा, मतलब यांत्रिक विधि द्वारा। मैम आपने तो बता दिया था। अब पानी के द्वारा कैसे करेंगे? तो ये भैया पानी बह रहा है मान लो, तो ये जो आपका बंडल है ना, आप बंडल उठा के इसी में पटक दोगे, या तो पोखरा ओखरा अगर है तो उसी में ले जाके रख दोगे, अगर पानी बह रहा है तो मेड़ बना के उसको रोक दोगे यहीं पे, उसी में डुबा रहे। क्यों? क्योंकि डूबने से क्या हुआ, उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होगी, जो जीवाणु होंगे ना उसके गोंद को खा के उसको ढीला करेंगे रेशों को, ठीक है, बस इसी के लिए। ये चीज़ आप समझ गए। ओस में भी वही फर्मेंटेशन कराना, रासायनिक प्रक्रिया में भी ऑक्सैलिक सोडा एस, कास्टिक सोडा NaOH का प्रयोग करके भी वही कराना, यांत्रिक विधि में भी वही करना है। 75 से 90 टेम्परेचर देके खमीरीकरण फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराना, इस विधि को पावनेल क्रिया कहते हैं। बस इतनी सी बात मैम ने आपने तो समझा दिया। रेटिंग आपको समझ में आ गई भैया, गला दिए सब तरीके से आपने गला दिया। अब क्या करोगे? तो अब क्या करेंगे मैम, तोड़कर रेशों को अलग करेंगे। अब कूटेंगे, रेशा आपको प्राप्त हो गया लंबा लंबा, अब उसको कूटेंगे। कूट के क्या होता है, अगर किसी को कस कूटो चिपटा हो जाएगा, चोट वोट लग जाती, वही चीज़ ब्रेकिंग करेंगे एंड स्केचिंग करेंगे। क्या करेंगे? अब ब्रेकिंग करेंगे, कूटेंगे और क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे, तोड़ करके निकाल करके अलग करेंगे। क्या करेंगे? स्केचिंग करेंगे, ठीक है, ब्रेकिंग एंड स्केचिंग। तो ब्रेकिंग में आप क्या करेंगे, तो इस क्या करेंगे, इसमें लोहे के बेलने होते हैं। मान लो ये आपका रेसा था, ये रेसा है, प्लांट ना समझना, ये आपको रेसा मिल गया, ढीला डाला होगा, ठीक है। इस पे कोई चीज़ कस के ऐसे 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 चलेगी बेलन, तो ये रेसे चपटे नहीं होंगे। जब ये चपटे होंगे बार बार चलेगा, तो जो उसमें से रेसे होंगे वो अलग नहीं होंगे भाई। कोई चीज़ जैसे हमारे इसी हाथ पे कोई भारी सा बुलडोजर चढ़ा देगा तो चमड़े में से हड्डी बाहर नहीं निकल आएगी। ऐसा तो नहीं कि बस पिघल जाएगी, नहीं, हड्डियाँ अलग निकल जाएंगी, चमड़ा अलग, उसके टिश्यूज मतलब टूट जाएंगे तो वो अलग हो जाएंगे। तो वही चीज़, इसमें से रेसे क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। किस प्रक्रिया द्वारा? कूटने के द्वारा। और स्केचिंग में क्या किया जाता है, तो स्केचिंग में किया जाता है हाथ और मशीन की सहायता से रेशों को क्या करना, अलग करना ही क्या कहलाता है, रेशों को उस प्लांट से अलग करना ही क्या कहलाता है, स्केचिंग कहलाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये स्केचिंग हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको मुलायम अच्छे किस्म के रेसे प्राप्त होते हैं। और रेसे को छूने पे कैसा फील होता है, देखने पे कैसा फील होता है, चमकदार, चिकना, मुलायम और ठंडा फील होता है। अब आपको रेसा प्राप्त हो गया, आपने कूटा पीटा मारा नोचा निकाला तो आपको रेसा प्राप्त हुआ। तो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन सब उलझे होंगे। क्या आपको समांतर रेसा प्राप्त हुआ? अब आपने जल्दी 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 मान लीजिए कूट दिया तो रेसे अलग हो गए। जो वो स्टेम था, मतलब हल्का हल्का जो टूटा गोंद वोंद था, वो हल्का सा छिलका उलका जो ऊपर था वो पिला के निकल जाएगा। और जो रेसा है वो तो अलग हो गया, मान लो डाइंग है, समझ रहे, सूखा है, लेकिन वो निकल गया। तो आपने उसको क्या मतलब बराबर समांतर थोड़ो है। अब आप उसको ऐसे ऐसे उसमें से रेसे खींच के निकाल लोगे, एक जगह इकट्ठा कर लोगे, या तो मशीन से या तो हाथ से। फिर उस पर क्या होगा, रेसे समांतर तो है नहीं, वो असमांतर है। तो उसके बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे मैम कॉम्बिंग की प्रक्रिया होगी। क्या होंगी? कॉम्बिंग, मतलब कंघी करना। कंघी करने से क्या होगा, रेसे क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, ठीक है। समांतर रेसे प्राप्त हो गए, वो भी समांतर में दो टाइप के, एक टो प्राप्त हुआ, एक लाइन प्राप्त हुआ। जो लिनन के छोटे रेसे हैं, छोटे रेसों को क्या बोले, तो टो बोले, लंबे रेसे को क्या बोले, तो लाइन बोले। छोटे रेसे से निम्न कोटि के कपड़े तैयार किए गए। निम्न कोटि के कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं जिन कपड़े पर रेसे, गुठलियाँ या ऊपरी रेसे दिखे ना, वो समझ जाना कि टो से तैयार है। और जो समांतर लंबे चिकने कपड़े हो किससे तैयार है, लाइन से तैयार। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? समझ आई इतनी चीज़ें? आप कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में। मैं इतना मेहनत करती हूँ, कमेंट बॉक्स में कोई नहीं बताता, कोई एक दो लोग बता देता, उनका दिल से धन्यवाद, लेकिन और वैसे कोई नहीं बताता कि ठीक है कि नहीं ठीक है, अच्छा है बुरा है। तो फिर मैं अपने ध्यान देती हूँ और कुछ करने का, ठीक है। आपने इतनी चीज़ें समझ ली, आपको प्राप्त हो गई। अब आप बताओ हैकलिंग, मैडम एक बार एक चीज़ बताई थी ना, हैकलिंग विधि। तो हैकलिंग विधि में हमने बताया क्या था, मैम ने बताया था हैकलिंग विधि, कॉम्बिंग में ये हैकलिंग विधि होती है। क्या होता है, इससे रेशे की लंबाई, किस लंबाई, लिनन के रेशे की लंबाई एवं महीनता का क्या किया जाता, अध्ययन किया जाता, महीनता का ज्ञान लिया जाता, रेशा कितना लंबा है कितना महीन है। अब इतने के बाद आपको रेशा मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप स्पिनिंग के लिए तैयार हो जाओ। आप क्या करोगे, स्पिनिंग के लिए तैयार हो जाओगे। स्पिनिंग के लिए आप तैयार हो गए, कताई के लिए। अब रेशे की कताई होगी, तो जो मशीन पे रेशे की कताई होगी, हाथ से करेंगे तो चलो हाथ से ठीक है, लेकिन जो सीधे सुलझे स्वच्छ रेशों को जिस मशीन पे करते हैं ना, उसे स्प्रेडर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रेडर करते हैं। रेशे क्या होते हैं, सीधे सुलझे, और कैसे प्राप्त होते हैं, स्वच्छ व्यवस्थित प्राप्त होते हैं। किस मशीन के द्वारा, स्प्रेडर पे कताई करने के बाद। आप समझ गए, इतनी बात है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और
इसमें एक सामान बारीक और चिकना बनाने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ता है? थोड़ा नम, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर जहाँ रहता है ना, थोड़ा क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है ना, वहाँ पे इनके रेशों का मतलब तैयार किया जाता है, कताई स्पिनिंग किया जाता है। तो अब मौसम, तो उसके लिए क्या किया था? अब हम तो ऐसी बात नहीं कि जहाँ पे होंगे हम वही आर्द्रता ही ढूंढते रहे क्लाइमेट में, भाई हर जगह तो संभव नहीं। उसके लिए क्या, उस पर एक विशेष प्रकार का क्या किया था, लेप लगा दिया था। रेसे पे क्या किया था, एक विशेष प्रकार का लेप लगा दिया था, जिससे रेसे क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। और एक बात, धागा बनाने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर, तो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, तापक्रम दे करके क्या किया जाता है, कोमल चिकना धागे का निर्माण किया जाता है। इतनी चीज़ें समझ गए। अब भैया क्या होगा, इसके बाद बुनाई होती है रेसे की। अब क्या होता है, तो रेसे की बुनाई होती है। बुनाई में भी ध्यान देना, ट्विल बुनाई नो, ट्विल बुनाई नो, और कौन सी, पाइल बुनाई नो, पाइल बुनाई नो। दो बुनाई इस पे नहीं होगी, कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे मैम जैकर्ड, साटिन, लिख नहीं पाते, सैटिन, और कौन सी, सादी बुनाई। ये चार बुनाई इस पे होगी। पहले तो S3 पकड़ लेना, एक जे लिख लेना, यही तीनों होती है। S3J बुनाई इस पे होगी। कौन सी बुनाई होगी, तो बोला मैम S3 और जे, सैटिन, साटिन और सादी। या तो प्लेन लिखना है तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, आप सादी लिख लेना, सैटिन, सैटिन, सादी। S3 होती है, जे जैकर्ड। ठीक है। और ट्विल और पाइल, टीपी नहीं होता है, पीटी ऐसे कहना, ट्विल और पाइल नहीं होता है, S3J इस पे होता है। ये चीज़ याद रखना। इतनी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। और अभी आपने को मैंने क्या बताया, अब आपके बाद इसको मैंने आपको फिनिशिंग भी बताई थी। ठीक है, बताया था ना फिनिशिंग। तो मैंने फिनिशिंग में क्या बताया था आपको, यही तो बताया था। इस पर फिनिशिंग की प्रक्रिया जब कर देते हैं तो ब्लीचिंग करने के लिए ये रेसा कैसा होता है, रियल में तो ये येलोइश होता है। कैसा होता है, ये येलोइश रेसा होता है, येलो कलर का होता है। इसको व्हाइट करने के लिए क्या कहते हैं, ब्लीचिंग की जाती है। तो एक तो क्या होता है, नेचुरल तरीके से ब्लीचिंग की जाती है, घास पे सुखा के इसके क्लोरोफिल का जब इस पर रिएक्शन होता है तो ये व्हाइट हो जाता है। दूसरा क्या है, बोला केमिकल का प्रयोग करके क्या किया जाता है, ब्लीचिंग किया जाता है। ठीक है। केमिकल के प्रयोग से क्या होता है, जो ऊपर के जो टिश्यू होते हैं ना, जो इसके ऊपर के टिश्यू होते हैं वो क्या कहते हैं, टूट जाते हैं। केमिकल हार्ड होता है, जब इसमें पड़ता है तो ये रेशे टूट जाते हैं। तो ऐसे कपड़े, कहने का मतलब सामान्य तौर से अगर आपने कपड़ा लेना है तो आप रेशम, मतलब इस पे परिसज्जा के हुए कपड़े न लो, आप इसके ओरिजिनल पीला जो रेसे धागे बनता है उसके कपड़े लो। ज़्यादा व्हाइट, ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम जिसपे लगे हुए या ज़्यादा परिसज्जाएं फिनिशिंग की हो, तो वो सिर्फ चीज़ें इसके लिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, उनके रेसे कमज़ोर होते हैं, कुछ यूज़ के बाद वो क्या होते हैं, फट जाते हैं, घिस जाते हैं, जो भी हो जाते हैं। इतनी चीज़ें आपने समझ ली। केमिकल का प्रयोग किए तो उसको क्या किए, सुंदर बनाए, चमकदार बनाए, इत्यादि काम किए। ठीक है। और रेसे को चपटा करने के लिए कुटाई की है, तो मैं पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद क्या है, इस पर रंग जो होता है ना, जो डाइंग की प्रक्रिया होती है, इस पर डाइंग की प्रक्रिया क्या होती है, आसानी से नहीं होती। क्यों, क्योंकि इनके रेसे क्या होते हैं, इसके रेसों में पोर जो होते हैं ना, इनके रेसे के जो पोर होते हैं वो क्या होते हैं, जो इनके पोर होते हैं नॉन नॉन पोर होते हैं, इनमें पोर नहीं होते, छेद नहीं होता, इनमें रेसे अंदर जाते ही नहीं, तो कलर कोई एब्जॉर्ब ही नहीं करते, अवशोषित ही नहीं करते ये कलर को। तो इसलिए क्या होता है, इसीलिए ब्लीचिंग, इसकी वजह से भी ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग करने से वो पहले जो टिश्यू उनके ऊपर के हल्के होते हैं, हमारी ये ना एपिथेलियम टिश्यू है ना, ये हमारे है ना, तो वही चीज़ वैसे उनकी भी होते हैं। वो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, रेसे के अंदर रंग चला जाता है और कपड़ा क्या होता है, रंगीन कलर हो जाता है। यहाँ तक मैंने आपको डन कर दिया, क्या कर दिया, डन, एकदम तैयार, टू द पॉइंट आप बताओगे। उसके बाद कल मैं लिनन की विशेषताएं बताऊंगी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।